दुनिया के कई शहरों और टाउन्स में ऐसे राज छिपे होते हैं जो आपको ऐसे ही अचानक देखने को नहीं मिल जाते। आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन सबसे पारखी आंखों वाले लोग भी इन गजब के नकली घरों को नोटिस करने से चूक जाते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और देखते रहिए, क्योंकि हम पर्दा उठाकर अंदर झांकने जा रहे हैं। सबवे पोर्टल। जरा ब्रुकलिन में जोरालिमन स्ट्रीट पर एक नजर डालें और मुझे बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। ब्राउनस्टोन टाउन हाउस मकानों की एक आकर्षक पंक्ति, जिसमें गॉथिक स्टाइलिंग के अलग अलग अप्रिएशन हैं, है ना? गलत, वो काली पुती हुई खिड़कियां किसी पिशाच किराएदार से भी ज्यादा अजीब चीज को छुपा रही हैं। हकीकत यह है कि 58 जोरालिमन स्ट्रीट पर 100 सालों से भी ज्यादा समय से कोई नहीं रहा है, और शायद कोई रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक घर ही नहीं है। नदी के किनारे एक पत्थर की सड़क पर बसा ये अनएक्सपेक्टिंग घर एक वेंटिलेशन पॉइंट और गुप्त मेट्रो एग्जिट को ढकने के लिए सिर्फ एक सुंदर सा चेहरा है। ये घर एक बार 1847 में एक निजी निवास था, लेकिन जब मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने वाली पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का निर्माण 1908 में किया गया, तो इसे न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी द्वारा कब्जे में कर लिया गया और पूरी तरह से बदल दिया गया। यदि आप घूमते फिरते इसके ताला बंद दरवाजों तक पहुंचकर दरारों में से झांकते हैं, तो आपको यहाँ टीवी या आलीशान सोफे नहीं मिलेंगे, बल्कि एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखेगा जिसका फर्श ठंडा होगा। इस बात का एक और सबूत कि जो बाहर से दिख रहा है वैसा है नहीं, वो है फ्रंट दरवाजे के पास एक लाल पाइप जिस पर लिखा है जोरालिमन एसटी ट्यूब 4x5 लाइन। ओरिजिनली इस घर में स्टील के इंडस्ट्रियल शटर लगे हुए थे, जिन्हें एक बड़ी चिमनी की तरह डिजाइन किया गया था ताकि नीचे से गुजरती हुई सबवे कारों से निकलती कंप्रेस्ड वेपर्स की निकासी हो सके। 1999 में आखिरकार इससे गुस्साए हुए पड़ोसियों को खुश करने के लिए इसे फिर से बहाल कर दिया गया। उन्होंने इसका नाम धुआं छोड़ने वाला शाफ्ट हाउस रख दिया, और आजकल आप चमगादड़ों की इस खुफिया गुफा को बिना पहचाने यहाँ से गुजर सकते हैं। इसका दूसरा पर्पज है एनवाईसी मेट्रो की इमरजेंसी एग्जिट के रूप में काम करना। भोले भाले यात्री अपने आप को बड़ी उदास सी घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ पाएंगे। यहाँ रास्ते में कई यूटिलिटी बक्से पड़े होंगे। वे एक बिना खिड़की के कमरे तक पहुंच जाएंगे, जिसके दरवाजे से निकलकर वे सीधे 58 जोरालिमन स्ट्रीट के स्टॉप पर पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल नीचे अंडरवर्ल्ड से निकलने जैसा है। पॉश पॉप अप लंदन के विशाल हाइड पार्क से कुछ ही क्षणों की दूरी पर स्थित है। इन प्रतिष्ठित टाउन हाउस का एक जोड़ा जिसको एक बार पलट कर तो जरूर देखना चाहिए। नंबर 23 और 24 लेइंस्टर गार्डन ब्रुकलिन के शाफ्ट हाउस को लंदन का जवाब है, और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नकली घरों में से एक हैं। यहाँ तक कि 2014 में यूके के टीवी ड्रामा शर्लक के एक एपिसोड में भी इन्हें बहुत बार दिखाया गया। फिर भी इन डमी घरों के पास से गुजरते हुए इनको पहचान लेना लगभग असंभव होगा। अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको कुछ फर्क साफ दिखाई देंगे। पेंट की गई खिड़कियों से घर के अंदर झांका नहीं जा सकता, और दरवाजों में कोई हैंडल या लेटर बॉक्स भी नहीं है। जब मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड रेलवे, जो अपनी तरह का पहला है, उसको 1860 के दशक में खोला गया, तो पटरियों के लिए गहरी सुरंगों का निर्माण किया गया और फिर उपयुक्त कट एंड कवर पद्धति का उपयोग करके इन्हें फिर से कवर कर दिया गया। पैडिंगटन और बेजवाटर के बीच की लाइन, जो 1868 में खुली थी, सीधे अमीरों की प्रॉपर्टी के बीच से गुजर रही थी, इसलिए पटरी के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इनमें जो गैप बच गई वो स्टीम से चलने वाली सबवे के धुएं और स्टीम को फैलाकर हल्का करने के काम आने लगी, क्योंकि वे अंडरग्राउंड रहते हुए गाढ़े हो जाते थे। लेइंस्टर गार्डन्स के अन्य निवासी इस बात से खफा हो गए कि उनके पॉश इलाके के बीचों बीच एक बड़ा सा दाग लग गया, और उनकी नाराजगी सही थी, इसीलिए एक अजीब सा समझौता किया गया। उस स्ट्रीट का कैरेक्टर वैसा ही रखने के लिए नंबर 23 और 24 को फिर से खड़ा कर दिया गया, सुंदर डमी घरों के रूप में, जो वास्तव में सिर्फ 5 फीट चौड़े हैं। यदि आप घूमते हुए इसके पिछले हिस्से में जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा खुला हिस्सा दिखेगा, जिससे आपको नीचे पटरियों की झलक मिलेगी, जहां से ट्रेनें अभी भी नियमित रूप से गुजरती हैं। यहां तक कि 1930 के दशक में एक चालाक ठग ने 23 लेइंस्टर गार्डन्स में एक नकली चैरिटी कार्यक्रम के टिकट बेचकर हजारों रुपए भी कमा लिए थे। जाहिर है, जब गेस्ट वहां पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि उस घर में कोई नहीं रहता। नकली इलाका। एक ऐसा नकली घर बनाना जो उसके आसपास की असली चीजों में घुल मिल जाए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा एरिया ही नकली बना देना एक सपने जैसा है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ था, जब अमेरिकी सरकार ने अपने अत्याधुनिक बोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 को जापानी बॉम्बर विमानों से छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला किया।
प्रसिद्ध हॉलीवुड सेट डिजाइनर जॉन स्टीवर्ट डेटली को इस प्लांट को हमलावरों की नजरों से छिपाने के लिए काम पर रखा गया था और परिणाम स्वरूप जो बना उसे बोइंग वंडरलैंड कहा जाने लगा। इस पिक्चर परफेक्ट नकली नेबरहुड को फिल्म की क्लासिक तकनीकों का उपयोग करके बसाया गया था। जमीन बर्लैप और कैनवस से बनी थी, जबकि घास और पेड़ों को चिकन के पंख, स्पन ग्लास और चिकन वायर से बनाया गया। एकदम असली लगता है ना। घर लकड़ी से बनाए गए थे और केवल 4 फीट ऊंचे थे, बस इतने बड़े कि ऊपर से देखने पर असली लगे। और स्ट्रीट्स के नाम भी उसी तरह रखे गए, जैसे कि सिंथेटिक स्ट्रीट और बर्लेप बुलेवार्ड। इस नेबरहुड ने कुल 26 एकड़ जमीन घेर ली थी और इसके आलीशान लॉन्स के ठीक नीचे करीब 30,000 आदमी और औरतें हर महीने लगभग 300 B-17 बॉम्बर्स का निर्माण कर रहे थे। इस नाटक को पक्का बनाने के लिए इस नेबरहुड में एक्टर्स को रहने के लिए कहा गया और यहाँ के लोगों के ऐशो आराम में जीने के वीडियो आम जनता में रिलीज किए गए। अफसोस की बात है कि जर्जर हो जाने के कारण बोइंग वंडरलैंड को 2010 में ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए यहाँ आने के लिए अपने ट्रैवल बैग अभी पैक मत कीजिएगा। हाइड्रो हाउस, मानो या ना मानो लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नकली घर टोरंटो में पाए जाते हैं, जहां कम से कम 90 गुप्त स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बाहर से तो वे पड़ोस की किसी नॉर्मल बिल्डिंग की तरह दिखते हैं, जिसमें 640 मिलवुड रोड जैसे शांत फैमिली होम्स और 555 स्पैडिना रोड जैसे जॉर्जियाई कॉलोनियल हाउसेस शामिल हैं। लेकिन इनमें से एक ने भी आज तक किसी खरीदार के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अजीब भी है। ये फेक घर और कुछ नहीं बल्कि कैमोफ्लाज किए हुए इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस हैं, जो हाई वोल्टेज की रॉ इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कम करके उन्हें पूरे शहर में वितरित करने के लायक कन्वर्ट करते हैं। इसकी कहानी यह है कि जब यूटिलिटी कंपनी टोरंटो हाइड्रो की स्थापना 1911 में हुई थी, उसी वर्ष नियाग्रा फॉल्स पर लगाए गए विशाल नए जनरेटर्स ने पहली बार शहर की सड़कों को रोशन कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि इस उभरती हुई नई पावर ग्रिड को पूरा करने के लिए सब स्टेशंस के नेटवर्क की आवश्यकता थी। बस एक छोटी सी समस्या बीच में आ गई। टोरंटो के नागरिक अपने सुंदर रिहायशी इलाकों के बीच पावर स्टेशंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन आर्किटेक्ट्स ने सैकड़ों ऐसे सब स्टेशंस डिजाइन किए जो अपने आसपास के परिवेश में आसानी से घुल मिल जाएं। कई ओरिजिनल सब स्टेशंस जैसे कि ग्लेन ग्रोव वेन्यू में द कैसल उपनाम वाला सब स्टेशन ऐतिहासिक भव्यता से बनाए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी स्टाइल सॉल्ट बॉक्स जैसी होने लग गई। आजकल विभिन्न कारणों से इनमें से कई टोरंटो ट्रांसफार्मर का उपयोग ही नहीं किया जाता है और बदकिस्मती से इनमें से एक तो आग की लपटों में जलकर खाक हो गया था, लेकिन कई अभी भी बाकी हैं। कुछ मामलों में औद्योगिकीकरण के कारण ये पीछे रह गए और 353 एलिंगटन एवेन्यू जैसे स्टेशन अब बड़े बेतुके से दिखने लगे हैं। मिलिट्री शैले, स्विट्जरलैंड अपनी मनमोहक सीनरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यदि बर्फीली ठंड में हाइकिंग करते समय आपको रास्ते में इस तरह का कोई छोटा सा रोमांटिक शैले दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आप इसमें जाकर गर्म ड्रिंक भी पीना चाहेंगे। हालांकि अगर आप पुकारेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है और इसमें और इस जैसे करीब 250 शैले में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कोई नहीं रह रहा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शांत कॉटेजेस असल में कुछ और नहीं बल्कि मिलिट्री बंकर हैं, जिनमें उस समय के सबसे टॉप हथियार छुपा कर रखे जाते थे। इन सुंदर घरों में से अधिकांश में असल में 7 फीट मोटी दीवारें हैं और छुपे हुए फीचर हैं, जैसे कि ग्रेनेड फेंकने के लिए होल। इन किलेनुमा बंकरों को छिपाने के लिए थिएटर डिजाइनर्स और कलाकारों की एक विशेष टीम को हायर किया गया था, ताकि वे कम से कम 20 मीटर दूर खड़े किसी कैजुअल ऑब्जर्वर की आंखों को आसानी से धोखा दे सकें। इनमें से हर एक की फिनिशिंग डेलिकेट पेंट वर्क और लकड़ी के शटर से की गई है, लेकिन करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे तो बड़े पतले से हैं और नेट के पर्दे असल में इन पर सिर्फ पेंट किए हुए हैं। हालांकि इन चीजों को नोटिस ना कर पाना आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये भ्रामक स्ट्रक्चर्स स्विस निवासियों के लिए भी मिलिट्री सीक्रेट ही बने हुए थे। फिर 2004 में क्रिश्चियन श्वेगर नाम के एक फोटोग्राफर ने फेक शैले नामक एक प्रोजेक्ट रिलीज किया। श्वेगर ने इसमें से 100 से अधिक रहस्यमय ऐतिहासिक शैले को कैप्चर किया। इनमें से एक था विला रोजा, जिसको बाद में रिस्टोर करके पब्लिक के लिए 2006 में खोल दिया गया, एक मिलिट्री म्यूजियम के तौर पर। फ्रेंच फेकरी, इस लिस्ट में जो अगला फेक हाउस है वो कभी पाया नहीं जाता अगर कहानियों की दुनिया ना होती। इटालियन फिलोसोफर अम्बर्टो इको के नॉवेल फोको पेंडुलम में 2 कैरेक्टर पेरिस के एक रहस्यमय घर के बारे में बात करते हैं। इको लिखते हैं कि लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें यह सच पता नहीं है कि वो घर फेक है। वो एक दिखावटी घर है, एक ऐसी जगह जहां कोई रूम नहीं है, ना ही कोई इंटीरियर। दिलचस्प बात है ना। शुक्र है कुछ क्यूरियस लोगों ने इस मिस्टीरियस घर को ट्रैक करके ढूंढ निकाला। ये घर बिल्डिंग नंबर 145 है, जो कि 10वें पेरिस डिस्ट्रिक्ट के रुई ला फेट पर स्थित है। पहली नजर में कुछ अजीब नहीं लगता है। इसकी खिड़कियां दोनों तरफ से मेल खाती हैं, दरवाजा है और एक बालकनी भी है, लेकिन इसके पीछे कोई असल बिल्डिंग नहीं है। ब्रुकलिन के फेक ब्राउन स्टोन और
लीस्टर गार्डन्स के नकली घरों की तरह ही पेरिस का ये सुंदर घर कुछ और नहीं बल्कि वेंटिलेशन डक्ट है जो कि फ्रांस मेट्रो के लिए बनाया गया है। सैटेलाइट से देखने पर इस बिल्डिंग का बड़ा रहस्य खुल जाता है। जो सामने से घर नजर आता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक सुंदर फसाड है अंडरग्राउंड होल को छिपाने के लिए। इसके अलावा राजधानी में ही एक छोटा सा घर सड़क के कोने में अटका हुआ सा लगता है, लेकिन ये असल में है क्या? मेट्रो के लिए एक सीक्रेट एंट्रेंस जो टाइम सेवी यात्रियों के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य से ये मुखौटा सिर्फ एक ट्रॉम्प्ले ला ओइल या ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि सन 2009 के एक शनिवार की सुबह अचानक जूलियन बर्थियर नाम के कलाकार ने स्थापित कर दिया था। एक दशक के बाद ये जगह जो कि पब्लिक स्पेस का सिर्फ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ही घेरता है अभी भी मौजूद है और सिटी सर्विसेज द्वारा हमेशा मेंटेन किया जाता है। पंप हाउस रेले नॉर्थ कैरोलिना में स्थित नंबर 3215 वेड एवेन्यू एक परिवार को पालने के लिए एकदम परफेक्ट जगह दिखती है। ये जमीन के एक बहुत बड़े प्लॉट पर बना हुआ है और कोई शोर शराबे वाले पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये जगह किसी के रहने के लिए फिट नहीं है। आखिर यहाँ ना तो कोई गैरेज है, ना कोई ड्राइववे, ना कोई मेल बॉक्स, यहाँ तक कि भारी से भारी फ्रंट डोर तक पहुंचाने वाला कोई रास्ता भी नहीं है। ये दरवाजा परमानेंटली बंद है। हैलोवीन पर इस घर में कोई पॉइंट ट्रिक या ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके विशाल इंटीरियर के अंदर वास्तव में एक सरकारी मालिकी वाला पंप स्टेशन है जो कि लाखों गैलन पानी को सुपरचार्ज करता है जिससे वो घाटी चढ़कर शहर के बाकी हिस्सों की पूर्ति करे। उन बोर्ड अप खिड़कियों के पीछे आपको एक ही चीज मिलेगी, 70 के दशक की सी फोम ग्रीन रंग में पेंट की हुई मशीनों का ढेर। शायद यही कारण है कि ये घर इतना अलग थलग है। शहर के लगभग 20 विभिन्न पंप स्टेशंस में से यही एक ऐसा है जिसे एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसा दिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको ऐसा रूप क्यों दिया गया? 1978 में सरकार ने इसे इस तरह इसलिए डिजाइन किया था ताकि आसपास की खूबसूरत इमारतों के साथ ये अच्छा दिखे और उनकी शोभा ना बिगाड़े। यहाँ तक कि इसका निर्माण भी ईंटों और मोर्टार के बजाय सिंडर ब्लॉक जैसे साउंड कम करने वाले मटेरियल से किया गया है। सोचने वाली बात है ना? $1 बिलियन सीक्रेट। जर्मनी में मोसिल घाटी की ढलानों में बसा सुस्त कस्बा कोकेमकोंड 1962 में इतिहास में सबसे अनसुनी छिपने की जगहों में से एक बन गया। जब आसमान पर अचानक युद्ध और अति महंगाई के बादल मंडराने लगे तो जर्मन सरकार को पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उनको ये डर था कि अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए नकली नोट मार्केट में फैलाए जाएंगे और इसका तत्काल समाधान था इमरजेंसी में बहुत बड़ी मात्रा में ड्यूश मार्क प्रिंट करवाना। ये पश्चिम जर्मनी की ऑफिशियल करेंसी थी। कुल 15 बिलियन जर्मन मार्क का उत्पादन किया गया था, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये था कि इतनी मात्रा में इमरजेंसी कैश कहां सुरक्षित रूप से जमा किया जा सकता है। आखिरकार एक ठोस प्लान बनाया गया। इसके तहत एक किले जैसा मजबूत बैंक वॉल्ट तैयार करना था। ये एक ऐसे रक्षक बंकर के पीछे छिपाया जाएगा जो न्यूक्लियर हमला भी झेल सकता था और इस काम के लिए कोकेमकोंड की प्राचीन सड़कों पर सरकारी अधिकारियों ने अपनी नजरें जमा ली। खास तौर से इन 2 अगोचर घरों को एक प्राइम लोकेशन के रूप में चुना गया। फिर इंट्रिकेट हवा, बिजली और पानी की व्यवस्था से लैस 15,000 वर्ग फुट का एक बंकर जमीन से 30 मीटर नीचे बनाया गया। आसपास के लोगों को इसकी भनक ना लगे इसलिए उनसे कहा गया कि ये एटॉमिक हमले की स्थिति में सुरक्षा के लिए बनाया गया एक छोटा सा फॉल आउट शेल्टर है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इसको राज ही रखेंगे, उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने गांव के दूसरे लोगों को इसके बारे में बताया तो इस अंडरग्राउंड आश्रय में उनके परिवारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और लगता है कि इस छोटी सी धमकी ने अच्छा खासा असर दिखाया क्योंकि इस बंकर का राज लोगों को पता ही नहीं चला। 1965 में गुप्त सुरंगों के एक नेटवर्क के जरिए धीरे धीरे पैसों को लाया जाने लगा। इन नकली घरों के नीचे बहुत बड़े स्टील के वॉल्ट मौजूद थे जो 3 अलग अलग चाबियों और एक गुप्त लॉक के कॉम्बिनेशन से खुलते थे, जिन्हें अधिकारी फ्रैंकफर्ट से लाते थे। तो दशकों तक कर्मचारी वॉल्ट में घुसकर धीरे धीरे पैसों को अपने हाथों से ही गिनते थे। फिर बिना उपयोग में आई करेंसी को आखिरकार 1988 में नष्ट कर दिया गया और बंकर खाली कर दिया गया। जरा उन बेचारे कैश गिनने वालों के बारे में तो सोचिए। बुडेस बैंक बंकर को 2014 में 5 लाख यूरो में खरीद लिया गया, जिसके बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। अब आप इतिहास के सबसे ज्यादा छलावे वाले घरों में से एक के अंदर झांक सकते हैं। आप इनमें से किस नकली घर में जाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे और क्या आपके होम टाउन में भी ऐसी कोई इमारत है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।